हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो दीपेंद्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपेंद्र। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जूलॉजी का पेपर और जूलॉजी 2016 गेट में जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले 2017 के पेपर को हम डिस्कस कर चुके थे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूलॉजी का पेपर जो कि 16 में पूछा गया था, 2016 में। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि इसके पेपर गेट में जो आते हैं जूलॉजी में वो बहुत सिंपल आते हैं और ये सिंपल जो क्वेश्चंस हैं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ कोर जूलॉजी से पूछा गया है। गुड मॉर्निंग सर। सीमा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जूलॉजी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कोर जूलॉजी से ही नहीं आते, बाकी बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको आप दूसरी यूनिट में भी पढ़ते हो। कौन कौन सी यूनिट हैं हम इसको भी बाद में बात करेंगे कि कहां से, अगर आप जूलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन कौन से यूनिट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा और कहां से क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते वक्त मैं ये भी बताऊंगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जब आप CSIR की अगर प्रिपरेशन अभी कर रहे हो और अगर आप गेट देना चाहते हो तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि CSIR की तैयारी करते समय, गेट की तैयारी करते समय CSIR की कौन कौन सी यूनिट को आपको ध्यान में रखना है अगर आप गेट जूलॉजी से पेपर दे रहे हो तब, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम ध्यान रहे 1 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कहने को 2 मार्क के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन आप देखोगे कि ये न्यूमेरिकल कितने सिंपल होते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इसको भी आप देखोगे। खैर, मैंने कहा था कि कोर जूलॉजी से जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आया तो है, पर अभी आप देखोगे कि सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही पूरे जूलॉजी में, यानी 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 1 या 2 ही कोर जूलॉजी से मिलेंगे। बाकी सारे आपको कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे जो फिजियोलॉजी से, सेल सिग्नलिंग से या डेवलपमेंटल बायोलॉजी से होंगे। कौन कौन सी यूनिट से कहां से क्वेश्चन होते हैं इसको मैंने बताया है कि हम डिस्कस जरूर करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज एकॉर्न वर्म बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला। एकॉर्न वर्म जिसको कि कहा गया है सैकोग्लॉसस, ये बेलेनोग्लॉसस के जैसे ही होते हैं सैकोग्लॉसस, और उसी क्लास से बिलोंग करते हैं, उसी फाइला से बिलोंग करते हैं जिससे बेलेनोग्लॉसस बिलोंग करता है। इसका आंसर क्या होगा? कमल वेरी गुड मॉर्निंग। इसका आंसर होगा सी। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि बेलेनोग्लॉसस भी हेमिकॉर्डेटा के थे और ये भी हेमिकॉर्डेट्स हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके अलावा नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है, एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स हैं ये सारे। आशु गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ट्रू बॉडी कैविटी होती है या ट्रू सीलोम पाया जाता है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम कह रहे हैं कि ये हेमिकॉर्डेट होना चाहिए। ये ऑर्गेनिज्म जो सैक्लोग्लॉसस लिखा है इसका आंसर होगा सी। अगर आपको पता हो कि एकोर्न वर्म जो है, एकोर्न वर्म की 111 स्पीशीज हैं और 111 स्पीशीज में सैकोग्लॉसस एक है। इसी तरीके की शक्ल वाले कई सारे होते हैं जो इसी हेमिकॉर्डेट्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कहां से है, पहला तो टिपिकल जूलॉजी से था जो क्लासिफिकेशन वाले पार्ट से था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखो कहां से पूछा गया है। अ पॉपुलेशन ऑफ बी डेवलप्स रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड and their trait get fixed within a few generation. This is an example of, एक कोई बी है जिसने किसी पेस्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप किया है और कुछ ही जनरेशन के बाद ये ट्रेट उस पॉपुलेशन में फिक्स हो गया। अब बताओ ये किस तरीके के एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। कविता गुड मॉर्निंग, प्रोस्पेरिन गुड मॉर्निंग, सुमन वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप CSIR की प्रिपरेशन करते हो तो ये जो एग्जाम्पल है या ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, इसको आप एवोल्यूशन में पढ़ते हो। यहां पर जूलॉजी में दे रखा है लेकिन ये क्वेश्चन कहां से आया है, एवोल्यूशन से। तो आप मेरे साथ हर क्वेश्चन को डिस्कस करते रहोगे और ये भी पता करते रहोगे कि कहां से कौन सी यूनिट से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो आंसर आने लग गया। सुमन राठौर ने डी बताया है, बाकी मुजामिल रशीद ने सी बताया, सीमा ने भी सी बताया है और कमल ने भी सी बताया है। देखो कभी भी इस तरीके के एवोल्यूशन अगर होते हैं, ठीक है, जहां पर कोई रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसको माइक्रो एवोल्यूशन कहा जाता है। एलील फ्रीक्वेंसी में जब चेंज हो और बहुत कम टाइम में चेंज हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, माइक्रो एवोल्यूशन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में तो काफी जनरेशन लग जाती हैं, ध्यान रहे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में बहुत जनरेशन लग जाती हैं और ये लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। पर कुछ ही जनरेशन में ट्रेट फिक्स हो गया, इसको माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। द राइट आंसर इज डी। गुड मॉर्निंग विजय, ठीक है। स्क्रीनशॉट नॉट विजिबल, स्क्रीनशॉट विजिबल नहीं है, आप वापस से एक बार करके देखो, रिफ्रेश करो, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी इस वजह से विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया ना, अभी समझ में आया कि क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होना चाहिए डी, माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन में हमने कहा ट्रेट कुछ ही जनरेशन में फिक्स हो जा रहे हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, कई जनरेशन लग जाती हैं। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए फ्रेगमेंट यूज्ड फॉर मैपिंग। अब देखो ये आप CSIR की यूनिट में कहां पढ़ते हो, हम आपको इसको कहां पढ़ाते हैं। अगर आप सुन रहे हो डिस्कशन को तो आप ध्यान से सुनो कि जूलॉजी में सिर्फ जूलॉजी का देखो क्वेश्चन नहीं आया है। पहला क्वेश्चन आपने देखा था कि वो टिपिकल जूलॉजी वाला था, दूसरा क्वेश्चन एवोल्यूशन से था और ये तीसरा क्वेश्चन है, ये यूनिट 13 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये CSIR यूनिट 13 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बताया गया है, कोई पॉलीमॉर्फिक डीएनए फ्रेगमेंट है जो कि मैपिंग के लिए यूज किया जा रहा है, उसका नेचर क्या होना चाहिए, व्हाट वुड बी द आंसर, जल्दी से आंसर करिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। राजेंद्र सिंह पूछ रहे हैं CSIR नेट के बाद आगे क्या करें। तो CSIR नेट ही क्यों किया, CSIR नेट तो करते हैं इसलिए ताकि फेलोशिप आपको मिल जाए और आप PhD करें, है ना। तो CSIR नेट का पर्पस यही होता है कि आप PhD करें और आपके पास खुद की फेलोशिप हो। तो इसका आंसर भी आने लग गया है, कमल, कविता, आलोक शुक्ला, सभी ने आंसर दिया है सी। बिल्कुल सही बात है,
इसका आंसर सी ही होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम मार्कर का जिसका यूज करते हैं RFLP, जीन मैपिंग के लिए जो मार्कर यूज करते हैं जनरली, सपोज RFLP का यूज किया, ठीक है, और RFLP भी एक कोडोमिनेंट मार्कर है। कोडोमिनेंट मार्कर का मतलब क्या हुआ कि सपोज मैपिंग के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, और आपको मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई जीनोटाइप A है और कोई A है, ये स्मॉल a कैपिटल A, और इसके अंदर आपको अगर इस तरीके के RFLP पैटर्न मिल रहे हैं, कुछ ऐसा RFLP पैटर्न मिल रहा है, तो कोडोमिनेंट मार्कर है अगर, यानी तब आप देखोगे कि हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन में इस तरीके के तीनों फ्रेगमेंट आपको दिखाई देंगे, तीनों बैंड आपको दिखाई देंगे, कैपिटल A वाले भी दोनों दिखाई देंगे और स्मॉल a वाला भी एक दिखाई देगा। कभी भी कोडोमिनेंट मार्कर जो होते हैं वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। गुड मॉर्निंग तृप्ति। तो ध्यान रहे, हमेशा कोडोमिनेंट मार्कर का इस्तेमाल करेंगे मैपिंग के लिए, और RFLP उसका एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो ये यूनिट 13 में आप पढ़ते हो। नेक्स्ट, द सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर which has 4 copies of X chromosome and 4 set of autosomes will be, जिसके पास ड्रोसोफिला, जिसके पास 4 कॉपी सेक्स क्रोमोसोम यानी X क्रोमोसोम की है और 4 कॉपी किसकी है, ऑटोसोम्स की, तो ऐसी ड्रोसोफिला क्या होगी? जल्दी से बताइए इसका आंसर नेक्स्ट का। हाँ कविता, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट का बताओ आंसर। देखो आंसर आ गए। नईम ने बताया एक, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। सुमन राठौर कह रही हैं सी। मुजामिल रशीद भी 1 कह रहे हैं। कमल सी, कविता ए और सी पे आप लोग थोड़ा सा अटक गए हो। हाँ, सी में कहा है मेटा फीमेल और ए कह रहा है फीमेल। क्या आंसर सही होगा? ये कंफ्यूजन है आपको। हाँ चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जब आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एक्स क्रोमोसोम भी इन्वॉल्व होता है और ऑटोसोम भी इन्वॉल्व होता है। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्मर जीन होते हैं, जिनकी अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है या नॉर्मल स्प्लाइसिंग होती है। वही डिसाइड करता है कि ड्रोसोफिला फीमेल बनेगी या मेल। खैर ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं डबल सेक्स लीथल जीन, ट्रांसफॉर्मर जीन, ठीक है। इस तरीके से कई सारे जीन पढ़ते हैं हम, जो डिसाइड करते हैं कि क्या ड्रोसोफिला मेल होगा या फीमेल। नाउ अगर इनको सिंपल से समझने के लिए टेबल है, वैसे तो इस टेबल को याद करने या रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन समझ लें कि कब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी और कब नॉर्मल स्प्लाइसिंग होगी, अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक्स क्रोमोसोम का क्या रोल है और ऑटोसोम का क्या रोल है, ठीक है। खैर अदरवाइज ये रेशियो अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप समझ जाओगे। अगर X/A इसका रेशियो अगर 1 रहता है, कहने का मतलब 2 X क्रोमोसोम हैं तो 2 ऑटोसोम्स भी हैं, ए का मतलब ऑटोसोम्स, तो इसका रेशियो कितना आया? 1 आया।
और अगर रेशियो 1 आता है तो ये होती है फीमेल। हमारे क्वेश्चन में क्या था? हमारे क्वेश्चन में भी था कि अगर 4x क्रोमोसोम है तो 4 ऑटोसोम्स भी तो हैं, और ये रेशियो तो कितना हो गया? रेशियो तो 1 आया। और अगर रेशियो 1 आता है तो फिर क्या होता है? फीमेल होती है। तो व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर होना क्या चाहिए? फीमेल, यानी ए आंसर सही है। ठीक है, एक्स ए के रेशियो से देखते हैं, सुमन राठौर बता रही हैं और ये बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। देखो मेल कब बनता है? मेल तब बनेगा जब, अब देखो यहां वाई क्रोमोसोम का ड्रोसोफिला में कोई रोल होता नहीं है, ध्यान रहे, वाई क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में कुछ डिसाइड नहीं करता। अगर ड्रोसोफिला का सेक्स डिटरमिनेशन होना है तो वो ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे, ना कि वाई क्रोमोसोम। यहां पर भले लिख रखा है, यहां पर आप देखोगे तो लिख रखा है एक्स वाई और ए ए, और यहां पर आप देख रहे हो कि रेशियो है 0.5। 0.5 रेशियो कैसे आया? मान लो आप रेशियो को अभी इग्नोर कर रहे हो, आपने देखा मेल बन रहा है, तो मेल बनने में इस वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है, हमें वाई क्रोमोसोम से कोई मतलब ही नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि एक्स और ए का रेशियो कितना है। एक्स तो 1 है और उसके बदले में ऑटोसोम्स 2 है, और ऐसे में फिर रेशियो क्या आएगा? ऐसे में रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो तो आ जाएगा 0.5। कहने का मतलब है हमने y को इग्नोर किया है, सिर्फ एक सिंगल x ही माना है, और फिर ऑटोसोम्स, रेशियो 0.5 आया। जब 0.5 रेशियो आएगा तो हम देखेंगे कि फिर मेल बनता है। इसी तरीके से यहां पर देख लो, यहां भी एक एक्स क्रोमोसोम है और उसके कंपैरिजन में 2 ए क्रोमोसोम यानी ऑटोसोम्स है, रेशियो फिर से 0.5 और इस बार वापस मेल बन रहा है। यहां पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2 ऑटोसोम है, फिर से रेशियो नॉर्मल फीमेल बनेगी। 3 एक्स क्रोमोसोम 2 ऑटोसोम, रेशियो कितना आ गया? 1 से भी ज्यादा आ गया। 1 आता था तो फीमेल बनती थी, 1.5 आ गया तो मेटा फीमेल। एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है और वापस ऑटोसोम कम है, फिर से रेशियो उतना, मेटा फीमेल बन गई। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप देख सकते हो। और हां, 0.5 पर मेल बनता है, लेकिन अगर 0.5 से रेशियो ज्यादा हो और 1 से कम हो तो फिर वो क्या बन जाएगा? इंटरसेक्स, जैसे यहां पर बन रहा है। 2 एक्स क्रोमोसोम है पर 3 ऑटोसोम्स हैं, अब इनका रेशियो क्या आएगा? रेशियो 0.67 आ रहा है, और 0.67 0.5 से ज्यादा है, यानी मेल से ज्यादा है और फीमेल से कम है, 1 से कम है। ऐसे में क्या बन जाएगा? इंटरसेक्स। ठीक है, तो इसके रेशियो डिसाइड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इस टेबल को समझ सको और पढ़ सको बाद में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए, which one of the following cation are found in higher concentration in extracellular fluid as compared to intracellular fluid in animals? एनिमल्स के अंदर ये पूछा गया है कि ये सेल है और सेल के अंदर ये है साइटोसोल, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट है। यहां पर जो फ्लूइड होगा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट में वो कौन सा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और यहां पर होगा साइटोसोल यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एनिमल सेल के अंदर, सेल के अंदर कौन कौन से आयन ज्यादा होते हैं, सेल के बाहर कौन कौन से ज्यादा होते हैं? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाउंड इन हायर कंसेंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा क्या है? ध्यान रहे, सोडियम ज्यादा होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है, इसके अलावा क्लोराइड भी ज्यादा होता है, पर यहां पर दे नहीं रखा है। तो यहां पर क्या दे रखा है? सोडियम और कैल्शियम। और क्या सही होगा? यही इसका आंसर होगा। अंदर की तरफ क्या ज्यादा होता है? पोटेशियम ज्यादा होता है। ठीक है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा होता है। तो बाहर सोडियम और कैल्शियम ज्यादा होते हैं। सोडियम और कैल्शियम को सेल में रखना ये खतरे वाली बात है। देखो आंसर भी सबके आ गए थे, सोडियम एंड कैल्शियम बिल्कुल सही है। नईम, समीरा, शमीमा, आलोक, कमल, शांतु, गोपाल, इन सब ने सही आंसर दिया है। अगर आप लोग इस चैनल पर अभी नए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। श्वेता पूछ रही हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की क्लास कब लगेगी? माइक्रोबायोलॉजी की क्लास का मतलब, अच्छा डिस्कशन के बारे में अगर पूछ रही हैं तो आप देख सकती हैं, यहां शेड्यूल होंगे सारे लेक्चर्स। आप वेबसाइट को देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा। रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप देख रहे हो। अब चलो बताओ कि सीएसआईआर में इस क्वेश्चन को आप कहां पढ़ते हो? इसको पढ़ते हो आप हर जगह, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो। ये सेल बायो का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सेल बायो का क्वेश्चन है। और पहले वाला जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था, ये वाला, ये क्वेश्चन कहां का है? सीएसआईआर यूनिट में आप कहां से पढ़ते हो इसको? आप इसको पढ़ते हो एवोल्यूशन में भी पढ़ते हो, सेक्स डिटर्मिनेशन, और कहां पढ़ते हो? डेप बायो में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को वापस से डिस्कस कर लेता हूं। और इसको तो डिस्कस किया है, ये आपने सुन लिया होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कहां कहां कौन कौन सी यूनिट से पूछे गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, और हमने कहा था कि ये क्वेश्चन कहां का है? तो सेल बायो। शमीमा बानो ने बताया था कि ये सेल बायो का है, और वो बिल्कुल सही बता रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, detoxification of alcohol occurs in liver cell where peroxisomal enzyme remove hydrogen from it, which is? डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। अल्कोहल का लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, और लिवर के अंदर पेरोक्सिसोम में डिटॉक्सिफिकेशन की एक स्टेप कंप्लीट होती है, जहां पर अल्कोहल से हाइड्रोजन छीन लिया जाता है, और हाइड्रोजन ले करके ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू जनरेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको भी आप सेल बायो में या एनिमल फिजियो में पढ़ते हो। ठीक है, कहां पर पढ़ोगे आप? ये सेल बायो और एनिमल फिजियो, ये यहां का क्वेश्चन है। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं। देखो मैंने बताया डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कई सारे ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं, लेकिन पेरोक्सिसोम उसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। पेरोक्सिसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ये काम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेरोक्सिसोम में एक स्टेप और होती है। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन तो गया, अल्कोहल से हाइड्रोजन लेकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन तो जाता है, लेकिन इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वापस न्यूट्रलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेरोक्सिसोम में कैटालेज नाम के एंजाइम काम कर रहे होते हैं। ओके, तो कैटालेज एंजाइम भी कहां पर है? पेरोक्सिसोम में ही है। तो पेरोक्सिसोम की दो चीजें आप समझ गए होंगे। एक, अल्कोहल से हाइड्रोजन को लेकर के ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देना, ऐसा करने पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है।
पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। अब इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का क्या करें? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तो खतरनाक होती है, इसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। हम कह रहे हैं उसके एंजाइम भी वही पेरोक्सिसोम में है जो ये कैटालिसिस करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वापस वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। और उस एंजाइम्स का नाम क्या होता है? उन एंजाइम का नाम क्या होता है? कैटालेज। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका वेरी गुड मॉर्निंग, खुशबू गुड मॉर्निंग, मुस्कान ने सही आंसर किया है। देखो आपकी क्लास थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हुई थी थोड़ी देर के लिए, है ना, उसके लिए सॉरी। थोड़ी सी टेक्निकल इशू कुछ ना कुछ आ जाते हैं जब हम लाइव लेते हैं क्लास में, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये तो टेक्नोलॉजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो मैंने ये भी बता दिया है कि ये कहां से है, कौन सी यूनिट से है, सेल बायो एनिमल फिजियो, इस यूनिट से है ना। आगे हम पढ़ते हैं। When the cells are treated with cyanide, which one of the following organelle will have the highest level of cyanide inside? जब सेल को ट्रीट किया जाता है साइनाइड से तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल होगा जिसमें सबसे ज्यादा साइनाइड होंगे, यह आपको बताना है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए, अब आप लोग ही आंसर बताइए इसका, मैं वेट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। नईम ने बताया, नईम सबसे फास्ट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड नईम। नईम सबसे बढ़िया आंसर कर रहे हैं, यानी कि अगर यहां पर कोई प्राइज होता तो डेफिनेटली वो नईम को मिल जाता, क्योंकि नईम हर बार सबसे पहले आंसर कर रहे हैं और करेक्ट आंसर कर रहे हैं, कोई भी आंसर उनका गलत नहीं हो रहा है, सही बात है। इसके अलावा राधिका भी है, राधिका महेश्वरी, मुस्कान, कमल भी है, वो भी सही आंसर कर रहे हैं। प्रियंका भी कर रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सही आंसर है। नारायणा आपका भी सही है, प्रॉस्प्रिन, अल्फा बीटा गामा, मृदुलता, देखो सबका आंसर सही है। अच्छा एक बात यह भी समझना, इसमें पूछा क्या गया है? Which one of the following organelle will have highest level of cyanide inside? ये नहीं पूछा गया कि कौन इनहिबिट होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, ये नहीं पूछा गया है कि इनहिबिट कौन होगा, ये पूछा गया है कि किसमें सबसे ज्यादा साइनाइड होगा अगर साइनाइड से ट्रीट किया जाए तो सबसे ज्यादा साइनाइड कहां पर होगा? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसमें जो A3 वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर करने में मदद करता है, ये साइनाइड से इनहिबिट हो जाता है। और अगर ये साइनाइड से इनहिबिट हो गया, इसका मतलब इनहिबिट होने का क्या मतलब है? साइनाइड यहां पर बाइंड करता होगा, इसको इनहिबिट करता होगा, और साइनाइड जहां पर बाइंड करेगा वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन कहां पर होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अब देखो ये क्वेश्चन है जूलॉजी से, हालांकि इसको कहां पर पढ़ते हो, सीएसआईआर की कौन सी यूनिट में इसको पढ़ते हो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको आप पढ़ते हो सेल बायो में, और कहां पर पढ़ते हो? बायोकेमिस्ट्री में। सेल बायो और बायोकेमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, और इसके 2 डिफरेंट होस्ट हैं, इस क्वेश्चन में बताया गया है। 2 डिफरेंट लाइफ साइकिल हैं, एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल और दूसरी असेक्सुअल लाइफ साइकिल। द सेक्सुअल लाइफ साइकिल अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटिव होस्ट्स? इनमें से किस होस्ट में सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की? तो यह बात जरूर ध्यान रखना
कि जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है इसका एक डेफिनेटिव होस्ट है। डेफिनेटिव का मतलब द ओनली होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट का मतलब द ओनली होस्ट जिसके अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। अब कौन सा द ओनली होस्ट है विच इज जिसके अंदर लाइफ साइकिल चल रही है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल? तो ये चलती है, चलो इसको जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन है जूलॉजी का, ये जूलॉजी में पढ़ते हो आप। अब जल्दी से इसको बता दो कि इनका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। और आंसर आ गए हैं, खूब सारे आंसर आ गए। मुस्कान ने, अच्छा इस बार तो मुस्कान सबसे पहले आंसर कर रही है। ओके, मुस्कान, अल्फा बीटा गामा, प्रॉस्पेरिन, राधिका, महेश्वरी, सुमन, उदय सिंह, शांतु गोपाल और समीरा, शमीमा बानो, इन सब ने सही आंसर किया है, बिल्कुल सही। तो द ओनली होस्ट जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल चलती है वो क्या है? कैट है। ठीक है, नाउ अब बात करें अगर इसके असेक्सुअल साइकिल की, कि असेक्सुअल लाइफ साइकिल कहां पर होती है, तो असेक्सुअल लाइफ साइकिल किसी दूसरे मैमल में चल सकती है, जैसे ह्यूमन में चल सकती है, और ह्यूमन के अलावा इवन बर्ड्स में भी चल सकती है। ठीक है ना? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो इसकी असेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन में भी चल सकती है और दूसरे मैमल्स, अदर मैमल्स, इसके अलावा बर्ड्स में भी हो सकती है, जबकि सेक्सुअल साइकिल ओनली इन होज, ओनली इन कैट, और इसीलिए कैट को इसका डेफिनेटिव होस्ट कहा गया है। कैट को क्या कहा गया? डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is often a life-threatening systemic inflammatory responses? अब ये तो आप कहां पढ़ लेते हो? सेल सिग्नलिंग में। CSIR जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो सेल सिग्नलिंग के अंदर इसको डिस्कस करते हो। कौन से पार्ट में? इम्यूनो वाले पार्ट में। याद आया? इम्यूनो के अंदर आप पढ़ते हो सारे इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और ये सारी चीजें। चलो अब जल्दी से इसको बता दो। अब बताना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा इनमें से कौन सा इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? लाइफ थ्रेटनिंग कौन हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर आया है बी, और सुमन भी बी कह रही हैं इसके पहले। ओके, आलिबा आंसर सी कह रहे हैं, सीमा ने आंसर सी बताया है। देखते हैं किनका आंसर सही है कि नहीं। सबसे पहले तो अगर चैनल पर अगर अभी आपने ज्वाइन किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम आते आते सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, एक आइडिया मिलने वाला है कि आप कौन सी यूनिट को आपको पढ़ना है। अगर आप टारगेट करते हो CSIR के लिए और आपको यह लगता है कि आपका गेट भी क्वालिफाई हो जाए अच्छी रैंक से, तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपको कहां से पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात कि आपके साइंस के एग्जाम से रिलेटेड खूब सारे यहां पर क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, पेपर डिस्कस किया जाता है, उसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, उनका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर दिया जाता है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें इसका जो आंसर होगा, देखो प्रॉस्पेरिन ने कितना सही आंसर बताया है। आंसर है सेप्टिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक में क्या होता है? सेप्टिक शॉक वाली कंडीशन तब आती है जब इंफेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। सेप्टिक शॉक की कंडीशन कब आएगी?
जब इंफेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। और ऐसी कंडीशन में कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, और क्या हो सकता है, जो सेप्टिक शॉक सिंड्रोम होता है ज्यादातर उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हुआ जो सेप्टिक शॉक है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, साथ ही जो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर इसकी वजह से लो हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया, सभी जगह पर ब्लड नहीं जा पा रहा है प्रेशर के साथ, तो क्या होगा, ब्लड को तेजी से पंप किया जाने लग जाएगा और उस समय फिर हार्ट रेट बढ़ जाएगी। फीवर तो आएगा, वो अलग बात है, फीवर आपको आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा ये सारी चीजें भी होने लग जाएंगी। हो सकता है कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन स्टेज ऑफ एम्फीबियन डेवलपमेंट, ectodermal formation takes place by expansion of the epithelial sheet over mesodermal cell। कहा जा रहा है कि जो एपिथेलियल सेल की शीट है वो मेसोडर्म के ऊपर एक्सपांड करती है। इस टाइप के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? देखो, गैस्ट्रुलेशन जब होता है, गैस्ट्रुलेशन का मतलब आप समझते हो ना, गैस्ट्रुलेशन का मतलब जब 3 जर्म लेयर बन रही हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बनने के बाद अर्ली क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, इस तरह से सेल आगे बढ़ती रहेंगी डिवाइड करके। और उसके बाद जब ब्लास्टुला आएगा, ब्लास्टुला के बाद होता है गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, और इनके बनने के दौरान माइग्रेशंस होते हैं, सेल के माइग्रेशन होते हैं, और तीनों लेयर अलग अलग पार्ट में आ जाती हैं। इसको यहां पर देखा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप के एग के अंदर या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट तरीके का गैस्ट्रुलेशन हो सकता है। और गैस्ट्रुलेशन एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो कि सी अर्चिन के अंदर जब एंडोडर्म बन रहा था तो ये किस प्रोसेस से बना, इनवेजिनेशन से, जहां पर लेयर अंदर की तरफ फोल्ड कर रही थी, इनफोल्डिंग हो रही थी। उसी तरीके से इन्वोल्यूशन भी है। इन्वोल्यूशन कहां पर है, इंटर्निंग ऑफ द सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ आउटर लेयर। लेकिन यानी यहां पर माइग्रेशन इस तरीके से हो रहा है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हम देख रहे हैं कि क्या होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि एक्टोडर्म फॉर्मेशन के बारे में पूछा है कि एक्टोडर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय एक्सपेंशन ऑफ एपिथेलियल सेल शीट ओवर मेसोडर्मल सेल। ऐसे को क्या कहा जाता है, एपिबोली। क्या कहा जाता है, एपिबोली। और यह आंसर किसका सही था, सीमा रानी का यह आंसर सही था। ठीक है, जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो तब आपको यह बताया जाता है, डिफरेंट टाइप के सेल के माइग्रेशन को पढ़ाया जाता है। इसमें इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलैमिनेशन, एपिबोली। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिबोली वाली प्रोसेस को आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो शीट है ये माइग्रेट कर रही है, यहां पर माइग्रेशन हो रहा है इसका इस साइड। ठीक है, तो एक्टोडर्म फॉर्मेशन हो रहा है एम्फीबियंस में इसकी वजह से। अब आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, और क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हो तो ये आपसे कई सारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ना केवल गेट में पूछा जाएगा जबकि CSIR नेट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये होने वाले चेंजेस हैं
कहां पर कौन सी सेल माइग्रेट कर रही है, यह ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहां का क्वेश्चन है, अब जल्दी से बता दो। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कहां का है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है। ये क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और अब 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, कहने को ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन देखना कि कितना इजी है। 2 मार्क का क्वेश्चन कितना इजी, और मैं आपको यह भी बताऊंगा, अभी जो आप क्वेश्चन सुनने जा रहे हो, अभी आप देखना कि जस्ट कमिंग क्वेश्चन ये कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको देख करके हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन कितना इजी है। हम बायोलॉजी वाले क्या करते हैं, आप जनरली क्या करते हो, न्यूमेरिकल देखा, नंबर देखा, घबरा गए और उसको छोड़ देते हो, अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, ना तो समझने की कोशिश करोगे। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल बेसिकली न्यूमेरिकल होते ही नहीं, वो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे अभी कमिंग क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कि देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क में पूछा गया है, लेकिन आप इसको देख करके कहोगे कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। अब इसमें नंबर पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछी, आप घबरा गए, क्योंकि आपने तो बायोलॉजी इसीलिए ली थी ना कि मैथ से किसी तरीके से पीछा छूटे। अब ये तो अलग बात है कि पढ़ लिख गए और अब तो फिर एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ रहा है ना। खैर चलो, अब यहां पर पूछा क्या गया है, इन अ पॉपुलेशन 600 इंडिविजुअल हैव MM blood group, 300 have MN blood group, and 100 have NN blood group. और पूछा क्या है, what will be the frequencies of M and N. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देखोगे और आप सोचोगे कि अब तक घबराते थे, लेकिन ये कितना इजी है। लिखने का तरीका क्या है उसको देखना। ये क्वेश्चन कहां का है, हार्डी-विनबर्ग, और हार्डी-विनबर्ग को आप कहां पढ़ते हो, एवोल्यूशन में। एलील फ्रीक्वेंसी वाली बात है, यहां पर आपको क्या निकालना है, वैसे ही आपको निकालना है जो एलील फ्रीक्वेंसी जैसे आप निकालते हो। हार्डी-विनबर्ग ने क्या बताया था कि जब कभी भी आपको एलील फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में निकालनी हो, तो उसके जो डोमिनेंट एलील हैं और जो रेसेसिव एलील हैं, यानी P प्लस Q, ये इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उन्होंने बताया था हार्डी-विनबर्ग ने। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखो और मेरी बात सुनो। कैसे लिखना, कैसे है इसको, इस तरीके से लिखना है कि आपको 600 इंडिविजुअल कौन से मिल रहे हैं, 600 इंडिविजुअल M के मिल रहे हैं, ये हो गया 600। N के मिल रहे हैं कितने, 300, और N के कितने मिल रहे हैं, 100। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई है, टोटल पॉपुलेशन हो गई है 1000 की। तो 1000 लोगों में अलग अलग ब्लड ग्रुप बताया है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से देखो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहां पर भी, और हार्डी-विनबर्ग जैसी ही निकालनी है। अब पूछा गया है आपसे कि बताओ इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो देखो सिंपल सा है, MM की फ्रीक्वेंसी 1000 लोगों में से 600 लोगों में से कैपिटल M है, लेकिन 300 लोगों में कैपिटल M और N दोनों है, यानी 50% क्या होगा, M होगा, और 50% क्या होगा, N होगा। कहने का मतलब इन 300 में से 50% का मतलब 150 मान लें, क्या होगा, कैपिटल M वाला एलील, और 150 क्या होगा, स्मॉल n वाला। ठीक है, सही है। नाउ पूछा क्या गया है आपसे, n की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है और m की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है। तो कितना सिंपल है कि आप इसको जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 750, और ये कितना आ जाएगा, 250। यानी 1000 लोगों में से, पूरी पॉपुलेशन में जो 1000 लोग हैं, उनमें से 750 के पास MM, यानी 750 एक तरीके से मान लो जगह पर MM है और 250 जगह पर NN है। फ्रीक्वेंसी में अगर देखो ये 1000 के इक्वल है, हार्डी-विनबर्ग के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो हार्डी-विनबर्ग हमेशा 1 मानते थे।
फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 1। अब आपको 1000 के एस्पेक्ट से नहीं 1 के एस्पेक्ट से देखना है कि कितना प्रपोर्शन mm का है और कितना प्रपोर्शन nn का है। तो आपको क्या यहां पता चलेगा, 0.75 प्लस 0.25 शुड इक्वल टू 1। और ये आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 750 को यहां पर हमने 1000 को परसेंट माना है। अगर एक को हम टोटल नंबर मान के चलें तो उनमें से हम कैसे डिवाइड करेंगे m को और n को? तो ये सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा है। राजेंद्र पूछ रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास कब है? मैथमेटिक्स की क्लास अभी मैथमेटिक्स की क्लास आपको नोटिफाई करा जाएगा, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे एलील फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए। और ये आंसर दे चुकी हैं प्रिया, प्रॉस्पेरिन, सुमन, मृदुलता, इन्होंने ये आंसर दिया है। तो सिंपल सा ही था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। सॉरी। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल हेक्सानोइक एसिड, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड ग्लूकोज ईच कंटेन्स 6 कार्बन एटम। अब इसका आंसर जल्दी से बताओ। इसका आंसर क्या होगा? 6 कार्बन एटम हैं सब में और इनके कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है, फंक्शनल ग्रुप भी अलग है। आपको बताना है कि इनमें से किसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है पहले इसको समझ लो। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब, अगर आप इसको मान ले लेमैन की भाषा में, तो 1 किलोग्राम किसी सब्सटेंस को बर्न करने से कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी मिलेगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कही जाएगी। तो इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट किलो जूल पर केजी होती है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? किलो जूल पर केजी। नाउ अब आपको बताना है कि किसको बर्न करने पर सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये है क्या। देखो आंसर आने लग गए हैं। आंसर विश्वरूप महतो ने बताया बी, क्योंकि ये फैटी एसिड है। एग्जैक्टली एकदम करेक्ट आंसर दिया है और विथ रीजन दिया है इन्होंने। देखो लाइसिन है, अमाइनो एसिड है, हेक्सानोइक एसिड है, ये एक फैटी एसिड है। ग्लूकोज आप जानते ही हो, हिस्टिडीन भी अमाइनो एसिड है। अब यहां पर किसको कंबशन, किसके या ऑक्सीडेशन से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है? किसी फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से। ऑब्वियसली ये फैटी एसिड है 6 कार्बन की, वो भी सैचुरेटेड, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलने वाली है? हेक्सानोइक एसिड से मिलने वाली है। इसलिए क्या सही आंसर होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए बी। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पॉलीसेकेराइड अटैच टू ग्लाइकोप्रोटीन इन द एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज टू। क्या काम करता है पॉलीसेकेराइड अगर एनिमल सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है? तो फंक्शन क्या है? अब देखो, वैसे तो पॉलीसेकेराइड कई सारे काम करता है, ठीक है, लेकिन कौन सा फंक्शन करता है ये हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन में देख के बताना है। तो ऑप्शन देखो, फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नहीं, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कभी भी ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट थोड़ी करेगा, वो तो प्रोटीन काम करते हैं चैनल बना करके या ट्रांसपोर्टर बना करके। मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एट लो टेम्परेचर। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करने पर, ये करने का काम
कोलेस्ट्रॉल का होता है। ये पॉलीसैकेराइड ये काम नहीं करते। ठीक है। सी है मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ अ फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी डिसाइड पॉलीसैकेराइड नहीं करेगा। तो फिर पॉलीसैकेराइड क्या काम करेगा इनमें से? पॉलीसैकेराइड सेल टू सेल इंटरैक्शन में या सेल टू सेल रिकॉग्निशन में काम करते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि सेल को बिल्कुल हटा दी, तोड़ दी, अलग अलग कर दी और उसके बाद एक सॉल्यूशन में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद सेल अपने आप एग्रीगेट हो गए। जब सेल एग्रीगेट हो गए तो ये और डिफरेंट डिफरेंट की टाइप की सेल्स एक साथ रखी गई थी। लेकिन क्या हुआ उस एक्सपेरिमेंट में? जो एक टाइप की सेल थी वो हमेशा एक साथ क्लस्टर उनका बनता था। तो पता चला कि ऐसा क्या होता है कि हमेशा जो एक टाइप की सेल है एक दूसरे को पहचान क्यों लेती हैं? तो उस समय ये रीजन पता चला था कि इनका जो पॉलीसैकेराइड है इनकी मेम्ब्रेन पर ये सेल सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, डी वुड बी द राइट आंसर। देखो विवेक ने आंसर दिया है, खुशबू ने आंसर दिया है, हीरा ने दिया है, कपिल पवार भी डी कह रहे हैं। बिल्कुल सही, एकदम सही, एग्जैक्टली आंसर है आपका। तो अभी तक मुझे यह बताइए कि यहां पर अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हो तो आपके लाइक्ड वीडियो में ये पड़ा रहेगा और आप इसको कभी भी देख सकते हो। अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वापस भी देख सकते हो। इसलिए इसको लाइक कर देना। और मैं देख रहा हूं लाइक हुआ कि नहीं अभी तक। हाँ, लाइक हो गया, बिल्कुल। चलो थैंक यू, लाइक तो हो गया, लाइक बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि और भी कई सारे डिस्कशन होने वाले हैं। आपके सारे एग्जाम के डिस्कशन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप इसको और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब कभी भी क्लास होगी, लाइव कभी भी हम आएंगे तो आप सीधे हमसे कनेक्ट हो सकते हो, नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following mechanism is used to coordinate the expression of multiple related gene in eukaryotic cell? अब देखो, पहले मैं यूनिट को बता दूं कि ये कहां से, किस यूनिट से आया था। ये सेल बायो से क्वेश्चन था। पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा था ये कहां से था? सेल बायो से क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं कि जहां पर पूछा गया है ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू कोऑर्डिनेट द एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड जीन इन यूकैरियोटिक सेल। अब इनमें 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको बताना है। ये कहां का है? ये आप इसको पढ़ते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जब आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो और आप गेट को टारगेट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ते हो। खैर, कैसे एक्सप्रेशन होता है, कैसे रेगुलेट किए जाते हैं मल्टीपल जीन के एक्सप्रेशन को, तो इसका सही आंसर होगा डी। कैसे? अब देखो, पहले हम ये देख लेते हैं कि दूसरे आंसर गलत क्यों हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं। आंसर ए क्या कह रखा है? एनवायरमेंटल सिग्नल एंटर द सेल एंड बाइंड डायरेक्टली टू द प्रमोटर। कौन सा एनवायरमेंटल सिग्नल है जो सीधे प्रमोटर से जाकर के बाइंड कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता। प्रमोटर से तो बाइंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। कोई एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए साइंस में। ठीक है, पाप लगेगा आपको। दूसरी बात, जीन शेयर अ कॉमन इंट्राजेनिक सीक्वेंसेस। इंट्राजेनिक का मतलब जीन के बीच में। एंड अलाउ सेवरल एक्टिवेटर्स टू टर्न ऑन देयर ट्रांसक्रिप्शन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि कई एक्टिवेटर आए, बाइंड करे और बिना लोकेशन को जाने वो किसी भी जीन को एक्टिव कर सकता है? ऐसा कोई चमत्कार बायोलॉजी में नहीं होता है। ये सब गलत बातें हैं। एक्टिवेटर जहां पर बैठता है उसके पास वाले जीन को या कुछ डायरेक्शन होती है कि इतने से इतने तक दूर के जीन को एक्टिवेट कर सकता है। रिगार्डलेस पोजीशन किसी भी जीन को एक्टिव कर देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
तो ऐसी गलत बातें साइंस में नहीं करनी। सी को देखिए, जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज ओपेरॉन अलाउइंग देम टू बी ट्रांसक्राइब्ड एज सिंगल यूनिट। अच्छा, तो मल्टीपल जीन का एक्सप्रेशन यूकैरियोट में इस तरह से होगा? इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट के बारे में जब पूछा है, यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें ओपेरॉन कहां से आ गया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूकैरियोट में कोई ओपेरॉन सिस्टम जैसा जीन होता नहीं है, होता है, लेकिन ये तो रेयर या एक्सेप्शंस की बात है। ज्यादातर जीन यूकैरियोट में तो मोनोसिस्टोनिक होते हैं, ओपेरॉन जैसा कुछ नहीं होता। तो अब बात है, सवाल है कि इसका फिर सही आंसर क्या है? डी है। और डी वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब मैं उसको समझा देता हूं आपको। डी स्टेटमेंट का मतलब है देखो, विश्वरूप महतो ने एकदम सही बताया है। विश्वरूप कह रहे हैं कि ओपेरॉन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट नॉट इन यूकैरियोट। एकदम सही है। चलो, डी स्टेटमेंट का मैं मतलब बताता हूं। डी स्टेटमेंट का मतलब है, यहां पर क्या लिखा है? जीन्स आर ऑर्गेनाइज इनटू क्लस्टर। जीन एक क्लस्टर में ऑर्गेनाइज है विथ लोकल क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। लोकल क्रोमैटिन स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम देखेंगे। इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द क्लस्टर जीन एट वंस। नाउ, अब इस बात के मतलब को समझो। आप जानते हो कि यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम होता है या क्रोमैटिन होता है, वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये वाली फॉर्म हो सकती है हेटेरोक्रोमैटिन की, करेक्ट, हेटेरोक्रोमैटिन की। और हेटेरोक्रोमैटिन वाला जो रीजन होता है वो काफी डेंस होता है। और हेटेरोक्रोमैटिन रीजन जो डेंस रीजन है, उसमें जो जीन है वह एक्सेसिबल नहीं होते, क्योंकि डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ रैप्ड है। ठीक है? और ऐसे में जीन एक्सेसिबल नहीं है, प्रमोटर बाइंड कहां करेगा? लेकिन जिस किसी भी जीन का, अगर मान लो मल्टीपल जीन का एक्सप्रेशन होना है और जीन कहीं क्लस्टर में प्रेजेंट हैं, तो यही क्रोमैटिन थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे, ये जो अभी आप जिसको हेटेरोक्रोमैटिन कह रहे हो, हेटेरोक्रोमैटिन इसलिए क्योंकि यहां HDAC काम कर रहा है, हिस्टोन डी एसिटिल ट्रांसफरेज काम कर रहा है। अब आ जाएगा HAT, यानी हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, और ये काम करेगा तो ये क्या करता है? यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर देता है हेटेरोक्रोमैटिन को। और जब कभी भी ऐसा होगा तो अब देखो, न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर काफी दिखाई देने लग जाएगा। अब आपको दिखाई देंगे कि यहां पर डीएनए काफी ज्यादा एक्सेसिबल है। और अगर क्लस्टर में यहां जीन प्रेजेंट है, सपोज जीन यहां पर प्रेजेंट है, एक जीन यहां पर प्रेजेंट है, एक यहां पर प्रेजेंट है, एक यहां पर, तो सारे जीन का लगभग एक्सप्रेशन हो सकता है जो यूकैरियोटिक और यूक्रोमैटिन वाले रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। तो लोकल चेंज आता है और ये बन जाता है यूक्रोमैटिन। अब ऐसे में सभी जीन के एक्सप्रेशन ऑन हो जाएंगे जो यूक्रोमैटिन वाले रीजन में होंगे। ठीक है? तो इसलिए ये इसका सही आंसर है, डी वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ 64 सेल स्टेज ऑफ सी अर्चिन। देखो, ये कहां का है? ये क्वेश्चन कहां का है? ये है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। जो लोग CSIR नेट को टारगेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका गेट भी क्वालिफाई हो जाए, उनको मैं बता दूं ये क्वेश्चन कहां से आया है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। और आप देख सकते हो इसमें क्या पूछा गया है कि किसी एक्सपेरिमेंट में 64 सेल स्टेज है सी अर्चिन की, और उसका एनिमल हेमिस्फीयर, एनिमल पोल, वेजिटल पोल होता है ना, तो एनिमल जो ऊपर की तरफ वाला है, ये वाला पार्ट, इसमें से आधा पोर्शन एनिमल हेमिस्फीयर, इसको आइसोलेट किया गया है और इसको कंबाइन किया गया है माइक्रोमियर्स के साथ। अगर 64 सेल स्टेज वाली सी अर्चिन के एनिमल पोल को कंबाइन कर दिया जाए माइक्रोमियर के साथ, तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, यह आपसे पूछा गया है। और यह मैं बता दूं आपको बिल्कुल क्लियरली कि जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी की गिलबर्ट पढ़ोगे, सबसे अच्छी बुक है, तब वहां पर आपको पूरा इस एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जिसको मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर गिलबर्ट में आप देखो, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन है।
ये तो मैंने आपको, ये अलग डायग्राम है, ये मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए दिखाया है कि 16 सेल स्टेज पे आप देख सकते हो ट्रांसप्लांटेड माइक्रोमियर की अगर बात ना करो, इसकी बात, रेड वाले सेल की बात ना करो, तो आपको दिखाई देगा कि कुछ मीजोमियर्स होते हैं, कुछ मैक्रोमियर्स होते हैं, और अंदर माइक्रोमियर्स भी दिखाई दे रहे हैं। 16 के बाद फिर स्टेज और बढ़ती है आगे, और बढ़ते बढ़ते 32 के बाद फिर धीरे धीरे जैसे 64 सेल स्टेज आएगी, तो 64 सेल स्टेज पर आप देख रहे हो कि जो एनिमल पोल है, ये वाला जो पोल है, ये एनिमल पोल होता है, एनिमल पोल, और ये होता है वेजिटल पोल, वेजिटल पोल। ठीक है, तो एनिमल पोल भी है और वेजिटल पोल भी है। अब आपको क्या करना है, यह पता लगाना है कि एनिमल हेमिस्फीयर, यानी ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन एनिमल हेमिस्फीयर बताया जा रहा है। हम कह रहे हैं नॉर्मल अगर डेवलपमेंट करें तो देखो नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या होता है, इस तरीके का प्लूटस लार्वा मिल जाता है। ठीक है, सी अर्चिन की बात कही है, सी अर्चिन का लार्वा जो है ये है प्लूटस लार्वा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में आपसे क्या बताया गया है, एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि एनिमल के हाफ को माइक्रोमियर के साथ फ्यूज करो, तब क्या बनेगा, तो तब क्या बनेगा कि प्लूटस लार्वा के जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो रिकॉग्नाइजेबल लार्वा एंडोडर्म फ्रॉम एनिमल लेयर्स। बात समझ में आ रही है? एनिमल लेयर क्या बनाएगी, माइक्रोमेयर के साथ फ्यूज करने पर कम से कम लार्वल स्ट्रक्चर बनाएगी जो पहचान में आ जाए। ठीक है, पर अगर एनिमल हेमिस्फीयर को अगर अकेले ही ग्रो करने देते हैं तो क्या होगा, तो देखो एरोब्लास्टुला बनेगा, कंप्लीट एनिमलाइजेशन होगा, पर और कुछ ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि कोई लार्वल स्टेज किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये कहानी है और ये गिलबर्ट में दे रखा है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को। नाउ द नेक्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन hormones HCG and ECG are synthesized in women and mares respectively during pregnancy। मेयर्स में और ह्यूमन के अंदर फीमेल में ये दो हार्मोन दे रखे हैं। ह्यूमन के अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, और ECG का मतलब इक्वीन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, इक्वीन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये सिंथेसाइज हो रहे हैं। इनका काम क्या है, इनके बारे में कुछ दे रखा है। इट हैव ओनली LH लाइक एक्टिविटी इन देयर रिस्पेक्टिव स्पीशीज। यस इट इज ट्रू। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यही दोनों हार्मोन हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो कि HCG और LH ही ऐसे हार्मोन हैं जिनकी शक्ल, सूरत और काम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हम कह रहे हैं ना केवल फंक्शनली जबकि स्ट्रक्चरली भी ये काफी सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ए स्टेटमेंट इसका सही है। अब आपसे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका is an essential parasite that cause dysentery in human। और फिर पूछा गया है in the human body, sorry, this parasite reside in isotonic environment। पहले से बता रखा है इंटेस्टाइन के आइसोटोनिक एनवायरमेंट में रहता है। आइसोटोनिक का मतलब ऐसा एनवायरमेंट कि जहां पर उतना ही टॉनिक हो, टॉनिक का मतलब सॉल्यूट हो जितना कि इसके बॉडी के अंदर है। दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी बराबर है, बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा आइसोटोनिक। तो पूछा गया है इन ह्यूमन बॉडी एंड डज नॉट पॉजेस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इसके पास सपोज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है। अगर इस पैरासाइट को फ्रेश वाटर में रख दिया जाए तो क्या होगा, बेचारा मर जाएगा।
और कैसे मरेगा, उसके मरने के 2 3 4 यहां पर ऑप्शन बताएंगे किस तरीके से मरेगा। सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम अंटिल दे री एंटर, ये तो होगा ही नहीं। टॉनिसिटी चेंज होती है तो टॉनिसिटी या ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं? सपोज मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अमीबा को रखा तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ टॉनिक कम होंगे, यानी बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, है ना, सॉल्यूट कम होंगे, सॉल्यूट कम होंगे, इसलिए तो क्या कहा जा रहा है? हाइपोटोनिक। और ऐसे में अगर वाटर ज्यादा है तो ये एंटर करेगा सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर वाटर एंटर करता है और अगर अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता तो क्या होता कि जितना भी एक्सेस वाटर है वो सब एक्यूमुलेट हो जाता कहां पर? वैक्यूल के अंदर, और फिर वैक्यूल फाइनली इसको फ्यूज करा देता और सारा पानी वापस बाहर इजेक्ट कर देता। पर ऐसा कुछ तो है ही नहीं, वैक्यूल तो है ही नहीं। इसका मतलब अब क्या होगा? ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन का काम वैक्यूल करते थे और अब वैक्यूल नहीं है। ऐसे में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर पानी सेल के अंदर जाएगा और हाइपोऑस्मोटिक शॉक से सेल मर जाएगी। हाइपोऑस्मोटिक शॉक से सेल मर जाएगी क्योंकि वाटर अंदर चला जाएगा। ठीक है, नॉट सर्वाइव इन वाटर एज दे रिक्वायर, ये क्या फालतू बातें हैं। डी स्टेटमेंट कहता है डाइड ड्यू टू द हाइपर ऑस्मोटिक शॉक। ये कहां से हाइपर ऑस्मोटिक क्यों आएगा जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है तो। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग ड्रोसोफिला। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन कहां का था? ये क्वेश्चन नॉर्मल था, कॉमन था। ये आप बहुत बचपन में ही पढ़ते हो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है। अगर नहीं पढ़ते तो इतना तो आपको पता ही होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो हाइपोटोनिक शॉक लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, a large amount of purified bicoid mRNA was injected into the posterior end of the wild type embryo। किसी वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में पोस्टीरियर एंड पर बाइकॉइड का एमआरएनए डाल दिया गया है ड्रोसोफिला में। अब बताओ कि जो रिजल्ट होगा डेवलपमेंट का वो क्या होगा? ये किसका क्वेश्चन है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलो इसका जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके खूब एक्सपेरिमेंट आप आईएफएस में आपने पढ़ा होगा, आपको खूब सारे एक्सपेरिमेंट बताते हैं विशाल सर। बाइकॉइड क्या करता है, नैनोज क्या करता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। बाइकॉइड एंटीरियर पोजीशन में क्या क्या बनाता है? क्या क्या बनाएगा? हेड बनाता है, एंटीना बनाता है ना, एक्रोन। बाइकॉइड के जो ग्रेडियंट होते हैं वो किधर की तरफ रहते हैं? एंटीरियर साइड में रहता है, और पोस्टीरियर साइड में जाते 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 इसका ग्रेडियंट कम होता जाता है। यानी एंटीरियर साइड के जो भी ड्रोसोफिला के स्ट्रक्चर बनते हैं उनके लिए जरूरी क्या है? बाइकॉइड का होना। ठीक है, और नैनोज इसका ऑपोजिट है, वो टेल की साइड रहता है और वो पोस्टीरियर वाले एंड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ अब देखो यहां पर आंसर आने लग गए। आंसर क्या है? डी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। स्नेहा गुड मॉर्निंग। स्नेहा बहुत देर हो गई आपको, कोई बात नहीं। शुभांगी का भी डी आंसर है। चलो अब देखते हैं कि सही आंसर क्या है। इसमें कहा जा रहा है टू है टूथोरेसिक with an abdomen segment in the middle। कहीं मत जाना क्योंकि इसका पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं। देखो, कभी नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो तुरंत। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। नॉर्मल डेवलपमेंट जब कभी भी होता है तो ऑब्वियसली बाइकॉइड एमआरएनए इसके एंटीरियर एंड पर ही होता है। ठीक है, एंटीरियर एंड पर ही होता है और यहीं से इसका ग्रेडियंट बनता है
यहां पर दूर जाते 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 ये कम होने लग जाते हैं इसके बाइकॉइड के एमआरएनए, इसलिए बाइकॉइड का एक्सप्रेशन भी पोस्टीरियर में जाते जाते कम हो जाता है और पोस्टीरियर में तो होता ही नहीं बिल्कुल। खैर, अगर बाइकॉइड होता है एंटीरियर एंड में, तो एंटीरियर एंड में क्या क्या बनता है इसको देखो। एक्रोन बना, हेड बना, और ये थोरैसिक रीजन बना। उसके बाद फिर दूसरा हाफ वाला, सेकेंड हाफ वाला पोर्शन बनता है, टेल वाला पोर्शन, जहां पर एब्डोमेन है और टेलसन है, ये सारी चीजें बन रही हैं। मान लो कि अगर बाइकॉइड को म्यूटेट कर दिया जाए, बाइकॉइड काम ही ना करे, तब क्या होगा? बाइकॉइड क्या काम करता है, अगर यह आपको पता करना है तो आपको जीन का लॉस ऑफ फंक्शन करके देखना पड़ेगा। जीन को हटा दो और देखो कि क्या चीज नहीं बन रहा है। जो चीज नहीं बन रहा होगा इसका मतलब जीन वही बनाता था। अब देखो, बाइकॉइड हटाने से क्या नहीं बन रहा है? ना तो हेड बन रहा है, ठीक है, ना तो एक्रोन बन रहा है, ना तो थोरैसिक रीजन बन रहा है, एब्डोमेन अकेले बन रहा है और टेल दोनों तरफ बन रही है, अगर बाइकॉइड नहीं है तो। चलो अभी क्या करते हैं कि हमें यह तो पता चल गया कि ये एक्रोन, हेड और थोरैसिक रीजन बनाने के लिए बाइकॉइड रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इस एक्सपेरिमेंट में आप देखो कि वाइल्ड टाइप एग में जहां एंटीरियर साइड में पहले से ही बाइकॉइड था, वहीं पोस्टीरियर साइड में भी बाइकॉइड को इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? अब तो बाइकॉइड दोनों तरफ अपना कमाल दिखाएगा। और बाइकॉइड करता क्या है? अभी अभी तो पता चला डिलीट करके, जीन लॉस ऑफ फंक्शन से हमें यह पता चल गया था कि बाइकॉइड क्या क्या बनाता है। बाइकॉइड क्या बनाता है? एक्रोन, हेड और थोरैसिक वाला रीजन। अब जब दोनों तरफ बाइकॉइड होगा तो दोनों तरफ ये चीजें बनेगी। क्या क्या बनेगा? देखो, हेड बन गया दोनों तरफ और बीच में टेल वाला रीजन, यानी एब्डोमेन बीच में है। तो देख रहे हो आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों तरफ एक्रोन, हेड दिखाई दे रहे हैं, थोरैसिक भी दिखाई दे रहे हैं और एक एब्डोमेन बन रहा है। टेल वाला रीजन बेसिकली कहीं पर होता नहीं, टेलसन नहीं बन पाता, एब्डोमेन ही बन पाता है बस, ठीक है। दो हेड वाला ड्रोसोफिला बनेगा, ठीक है। हेलो प्रीति, गुड मॉर्निंग। प्रीति आप कहां थी? बहुत लेट हो गया आपको। चलो अभी ये बात समझ में आ गई। अब इसका आंसर क्या होगा अब आप बता सकते हो। आंसर होगा 2 हेड 2 thoracics with an abdomen segment in the middle। एग्जैक्टली यही होगा, क्योंकि यहां पर देखो 2 हेड हैं, 2 थोरैसिक रीजन है और 1 एब्डोमेन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और देख सकते हो आप इस तरह से एक्सिस डिटर्मिनेशन, ड्रोसोफिला की जो एक्सिस डिटर्मिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर गेट बट ऑल्सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द CSIR नेट। तो आपको यह बहुत ध्यान में रखना है। मैं गेट का पेपर डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हो कि यहां पर एक्सिस डिटर्मिनेशन भी पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइग्रेटरी डेजर्ट लोकस्ट। अब यहां पर दे रखा है कि कोई लोकस है जो एग्जिस्ट करता है 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म में। शॉर्ट विंग्ड है जो यूनिफॉर्मली कलर्ड है, सॉलिटरी है, और दूसरा लॉन्ग विंग्ड वाला ब्राइटली कलर्ड है। अब ऐसे में आप देख रहे हो कि जीनोटाइप एक ही है, एक ही स्पीशीज के 2 अलग अलग फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं, एक शॉर्ट विंग्ड वाला और एक लॉन्ग विंग्ड वाला। अब आप बताओ कि ऐसे फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी को क्या कहा जाएगा? जल्दी से इसका आंसर दो। जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ऐसे फिनोटिपिक वेरिएशन को क्या कहा जाएगा जब जीनोटाइप सेम हो लेकिन फिनोटाइप आपको अलग अलग दिखाई दे? ऐसे को क्या कहा जाएगा?
देखो ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं आंसर भी आपको दूंगा, तब आप समझोगे कि ये सवाल कैसे है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि जब जीन सीक्वेंस दोनों के सेम है तो फिनोटाइप अलग अलग कैसे। अब इसका रीजन अभी आप जानोगे तब आपको पता चलेगा। चलो आंसर क्या है? सामिया खान, पॉलीफेनिज्म। देखो पॉलीफेनिज्म, अब पॉलीफेनिज्म सबने कह तो दिया, पॉलीफेनिज्म क्या है? पॉलीफेनिज्म का सिंपल सा यही मतलब होता है कि जब एक जीनोटाइप हो लेकिन फिनोटाइप अलग अलग निकल करके आए। अब ये पॉसिबल कैसे है, इसको समझने के लिए देखो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि क्रोकोडाइल में भी ऐसा ही होता है। क्रोकोडाइल में क्या होता है कि मेल और फीमेल ये जीनोटाइप डिसाइड नहीं करते, मेल होगा या फीमेल होगा ये डिसाइड करता है वहां का टेम्परेचर। बात समझ में आई? टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि नेस्ट का टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि ये क्रोकोडाइल मेल होगा या फीमेल। उसी तरीके से यहां भी कहा जा रहा है पॉलीफेनिज्म है, यहां पर कोई दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि फिनोटाइप कैसा होगा, ना कि उनका जीनोटाइप। क्योंकि आप जानते हो कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, और वो हीट सेंसिटिव, जैसे क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें तो हीट सेंसिटिव जो एरोमेटेज होते हैं वो हीट सेंसिटिव है उसके अंदर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो काम नहीं करेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो चेंज हो जाएगा सर, और अगर लो टेम्परेचर होगा वो काम करेंगे तो कुछ दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा ये डिसाइड करता है टेम्परेचर। उसी तरीके से हम यहां भी कह रहे हैं इस इंसेक्ट के अंदर भी दो तरीके के फिनोटाइप हैं लेकिन एक ही स्पीशीज का है, ऐसे को क्या कहा जाता है? इसको पॉलीफेनिज्म कहा जाएगा। बहुत सारे लोग इसको मिमिक्री मान रहे होंगे, अगर आप इसको मिमिक्री समझते हो तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मिमिक्री में हमेशा किसी ना किसी को फायदा, किसी का शिकार हो रहा होता है, कोई मर रहा होता है। यहां पर तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई क्वेश्चन में। ध्यान रहे क्वेश्चन में जब तक कुछ ना कहा जाए इस तरीके से तब तक उसको मिमिक्री समझना ही नहीं है, ठीक है? इसलिए क्या है इसका सही आंसर? पॉलीफेनिज्म। नेक्स्ट और लास्ट, ये लास्ट है, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ एनिमल एंड देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ बातें कही गई हैं और इनमें से क्या सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच? इनमें से क्या करेक्ट मैच है ये आपको बताना है। तो देखो करेक्ट मैच, अब इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा और ये टिपिकल जूलॉजी का क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है? देखो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिट पढ़ना है, तो इसको आप सुनो पहले। यहां पर लिस्ट दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, और क्या सही होगा इसका आंसर? आंसर कोई बता रहा है क्या इसमें? आंसर कोई है बताने वाला? सी। चलो सी आंसर आ रहा है और सी आंसर आपका सही भी है। सी आंसर सही है क्योंकि अगर आप देखो एक नॉर्मल सा मिलाओ कि जैसे मैं किसको, अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मैं किसको मिलाऊंगा? मैं स्टार फिश को मिलाऊंगा ट्यूब फीट से। क्यों? सबसे सिंपल हमें मिलाना है, ठीक है? पेयरिंग सबसे जो सिंपल लगे वो करो। तो थर्ड शुड पेयर्ड विथ फोर्थ। अब थर्ड को फोर्थ से पेयर कहां कहां किया गया? एक यहां पर किया गया है और एक यहां पर किया गया है। तो इसका मतलब चलो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब हमें सेलेक्ट बाकी दो में करना है, ठीक है? नाउ अब आता है फोर्थ का स्पॉन्जेस, और कॉलर सेल के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कॉलर सेल कहां पर होती हैं? स्पॉन्जेस में देखने को मिलती हैं, है ना? और जैसे ही आपने स्पॉन्जेस का कॉलर सेल यानी 4 शुड पेयर्ड विथ 3 जैसे ही आपने किया आपको आंसर मिल गया। यहां पर तो है नहीं इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। अब बाकी कुछ आपको आता हो नहीं आता हो सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हां आपको अब आंसर मिल चुका है। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको टारगेट क्या करना है, ठीक है? टारगेट क्या करना है उसको मैं बता रहा हूं यूनिट के लिए। जो लोग जूलॉजी को टारगेट कर रहे हैं गेट के लिए, देखो किसी भी एग्जाम को देते हो तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना कि क्या पूछा जाता है।
और पैटर्न अभी अभी हमने पेपर डिस्कस करके समझ लिया है। क्या पूछा जा रहा है यहां पर? एनिमल फिजियो पूछा जा रहा है, ऑब्वियसली वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनिमल फिजियो। इसके अलावा और क्या पूछा जा रहा है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके अलावा क्या पूछा जा रहा है? सेल सिग्नलिंग। इसके अलावा इवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री और यूनिट 13। तो आप देख रहे हो कितनी यूनिट 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हो, और अच्छे से का मतलब अगर आपने क्लास सिर्फ सुनी भी है, ये इतने सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर आपने क्लास को सिर्फ सुना है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत अगर नहीं कर रहे हो, केवल क्लास को सुना भी है ना, तो भी आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ये हर बार रिपीट होती है क्लास में। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा, ठीक है। तो ये मैंने एनालिसिस करके आपको दिया है कि आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद मैं एंड करता हूं ये सेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से भी पूछा ही जाता है। लास्ट पेपर जो डिस्कस किया था उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी था। तो ऐसा नहीं है कि जूलॉजी आपको सिर्फ जूलॉजी ही पढ़ना है। कोर जूलॉजी का सिर्फ आपने देखा 2 क्वेश्चन था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन था ही नहीं। 20 में से सिर्फ 2 सवाल, बाकी सारे सवाल इस तरह से कॉमन वाले थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आगे हम देखो फिर से आएंगे, कुछ नया पेपर लेकर के आएंगे, डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे यहाँ पर शेड्यूल हो चुके हैं लेक्चर्स को, तो आप वेबसाइट को देखते रहिएगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपको कौन कौन सा लेक्चर कब कब मिल जाएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आने वाले सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको जो लोग अभी अभी आए हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि लाइक्ड वीडियोस में ये आपका रहे, ठीक है, लाइक्ड वीडियोस में ये आपका पड़ा रहे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और हाँ, मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि देखो, अगर मान लो आप में से कुछ लोग जो ये लेक्चर देख रहे हो, नीट की भी क्लास शुरू हुई है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। आप में से जो लोग, जिनके भी रिलेटिव्स या जिनको आप जानते हो कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको पढ़ना चाहिए, तो नीट में भी मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो आप नीट की क्लास में भी आ सकते हो। सर्कुलेशन चल रहा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो आप वहां शाम 6 बजे आ सकते हो। IFS नीट चैनल पर रोज शाम 6 बजे नीट की क्लास चल रही है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो थैंक यू, मिलता हूं अब 6 बजे आपको नीट की क्लास में।